नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवेंद्र बलहारा, जीएसएम से हैं, जनता सरकार मोर्चा, और इन्होंने भारत में एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी हुई है। पूरा भारत जिस तरह से आज कर्जे के दलदल में डूबा हुआ है, तो उसको लेके भारतवासियों को उससे छुटकारा दिलाने के लिए जिस तरह से देवेंद्र बलहारा प्रयासरत हैं, उसी को लेकर चर्चा करेंगे कि क्या इनकी मुहिम है और क्या प्रयास ये कर रहे हैं। बलहारा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्ते भाई जी। अच्छा बलहारा साहब, शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे जीएसएम के बारे में। जीएसएम मतलब ये कोई राजनीतिक संगठन है कि कोई राजनीतिक दल है कि खाली कोई एनजीओ है, क्या है? ना ही एनजीओ है, ना ही राजनीतिक दल है, ना ही राजनीतिक संगठन है, ना ही सामाजिक संगठन है। इनफैक्ट अगर ये कहा जाए तो ये कोई संगठन ही नहीं है। ये बिना संगठन बनाए लोगों को संगठित करने का एक प्रयोग है बेसिकली, जिसमें कोई प्रधान नहीं, कोई इसमें हेड नहीं और कोई डिफाइंड नेता नहीं। मतलब ग्रुप में हम सबको जैसे 10 लोग हैं तो हम फ्री हैं अपना नेतृत्व चुनने के लिए। कुदरती तरीके से नेतृत्व निकल के आएगा। यदि आप नेतृत्व करना चाहते हो आप आगे आइए, आप बोलना चाहते हो आप आगे आइए, आप रिसर्च करना चाहते हो आप आगे आइए, आप क्या कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो बस आप आगे आइए। ये थीम लेकर के चले हुए कुछ लोग हैं जिन्होंने ये सोचा कि सोसाइटी में कोई ठेकेदार बन जाता है तो लोगों की उम्मीदें उस व्यक्ति के ऊपर आके टिक जाती हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि लोगों को लड़ना सिखाया जाए। बेसिकली लोगों को बताया जाए कि तुमको कैसे लड़ना है। लड़ाई क्योंकि तुम्हारी है तो कोई और आदमी तुम्हारी लड़ाई क्यों लड़े। तुमने किसी को सैलरी पे थोड़ी रख लिया है कि तुम्हारी लड़ाई कोई और लड़ेगा आगे आकर के। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुझे जो चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको समझा दिए 10 चीज़ें, 10 में से आपको जो लगता है कि आपकी लड़ाई उसमें है आप उसमें शामिल हो जाइए। और इस तरह से फिर एक तरह से प्रताड़ित लोग, बहुजन जिसे हम कहते हैं, जैसे शोषित वर्ग जिसे हम कहते हैं, कि वो एक साथ आए और अपने अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाते हुए समाज में अपनी लड़ाई लड़े। इस थीम के साथ शुरू किया गया एक कॉन्सेप्ट है जनता सरकार मोर्चा। अच्छा, तो ये आपका बिल्कुल एक अलग तरह का मॉड्यूल है। मतलब आप आज तक तो जितने भी संगठन होंगे वो हाँ, नेतृत्व उनमें होता ही होता है। हाँ, इसमें भी है नेतृत्व, लेकिन इसमें स्व अनुशासित और स्व स्वीकार्य नेतृत्व है। यानी कि जैसे किसी बड़े संगठन में फिर लॉबिंग होती है, वो लॉबिंग की यहाँ जगह नहीं है। यहाँ ये लॉबिंग जो है वो एक तरह से लीगल है। अगर कहा जाए कि आपको आपकी मर्जी है ना, आप नेतृत्व देखिए। आप रुपए वाले मसले पर आप सहमत नहीं हैं, आप मत आइए उसमें साथ। आप हेल्थ वाले मसले पर सहमत नहीं हैं, मत आइए। आप एजुकेशन वाले पे आ जाइए, आप राजनीति वाले मसले पे आप आ जाइए। यानी हमने मुद्दे उठाए हैं, हमने कहा है हमारा ध्येय क्या है। जन यानी आदमी के लिए जल जंगल जमीन और जानवर का फैसला हमारा, रोटी बेटी और माटी का फैसला हमारा, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म से पूंजीवाद का खात्मा। ये हमारे मिशन है, ये एजेंडा है। इसमें से आपका एजेंडा जो अगर फिट बैठता है तो यू आर मोस्ट वेलकम, एंड आपका नहीं फिट बैठता है तो नहीं। आपका कोई संगठन है, आप अपने संगठन को बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बलहारा जी को जब हम देखते सुनते हैं तो ऐसा लगता है सुनने के बाद कि उन्हें बहुत सारी चीज़ों से दिक्कत है। वो हर चीज़ में षड्यंत्र देखते हैं। सड़क बन रही है तो षड्यंत्र है, बिजली एलईडी है लगाई जा रही है तो वो षड्यंत्र है, और हॉस्पिटल्स में षड्यंत्र है, पैसा तो षड्यंत्र है ही है। तो कई बार ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि किस तरह की बातें कर रहे हैं डॉक्टर बलहारा, समझ में नहीं आती लोगों को। सबसे पहले बात शुरुआत करते हैं पैसे से। जो पैसे को आप कह रहे हैं कि जो बैंक के पास, जो हमें पैसा बैंक ने दिया हुआ है वो नकली है और हमारा पैसा बैंक के पास जो है वो असली है। वो इस तरह से समझाइए ताकि हमारे जो दर्शक हैं बिल्कुल सरल भाषा में वो समझ सकें कि ये खेल क्या है। देखिए, इसमें एक सिंपल सा फंडा है। जैसे आपने कहा कि मुझे हर चीज़ में षड्यंत्र नज़र आता है। नहीं, मुझे षड्यंत्र नज़र नहीं आता है। असल में क्या है कि जैसे ये किताब ही है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया तो जो इस किताब के इस तरफ लोग होंगे उनको तो इसका ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, बैक वाला, और जो इधर है मेरी तरफ उनको ये दिखाई दे रहा है।
तो अब जो इधर वाले हैं वो इसी को सच मान बैठेंगे कि यही किताब है, और जो इधर वाले हैं वो इसको किताब मान बैठेंगे, और जो इधर वाले हैं वो इसको किताब मान बैठेंगे। इधर वाले इस सिरे को देख रहे हैं, यानी जो आदमी जहां खड़ा है उसे वो चीज वैसे नजर आ रही है। मैं इसे खोल कर बता दूं तो किताब वो दिखाई दे जाएगी, क्यों हो, ये तो असल में जो किताब थी वो तो इसका मैटर है। तो मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली, मैं आपको एक दूसरा पहलू भी बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं जिधर से तुम्हें जो दिखाई दे रहा है, तुमको जो मीडिया, अखबार, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी जो आपको दिखा रहे हैं वो एक पहलू है। अब मैं आपको एक दूसरा पहलू भी दिखा रहा हूं कि ये भी इसी चीज का पहलू है। आप बताइए आपको उन कीमतों पर वो चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए। बस मैं इतना सा कह रहा हूं, मैं कोई षड्यंत्र नहीं कह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि ये अपने आप हुआ है, मैं कह रहा हूं ये योजनाबद्ध किया गया है। वो कह रहे हैं कि आदमी ज़्यादा हो गए हैं, मैं कह रहा हूं आदमी ज़्यादा नहीं हुए हैं। आदमी कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकते धरती के ऊपर, जनसंख्या वृद्धि नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, मैं कह रहा हूं नहीं हुई। अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई होती तो अब की बार सर्दियों में कम सर्दी पड़नी चाहिए थी, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, मतलब ज़्यादा ठंड हो रही है, तो वार्मिंग की वजह से ठंड कैसे हो रही है। अब तो इसलिए भी कहा जाता है कि पहले जैसे सीजन्स होते थे लंबे टाइम तक चलते थे, जैसे हम बरसात भी देखते थे लंबे समय तक होती थी, अब वो सर्कल जो है वो छोटा हो गया है। तो कहीं ना कहीं फिर लगता है कि नहीं, ये कहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है ये अभी आज तारीख है, आज हम बैठे हैं तो 3 तारीख है, आज 3 जुलाई है। 4 और 5 तारीख को दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल रेन करवाने की योजना कर रहे हैं ये लोग कि भाई प्रदूषण से पीछा छूटेगा। अब दिल्ली में ऑलरेडी बारिश हो गई है, ऑलरेडी पोल्यूशन फ्री हो गया है, लेकिन वो कह रहे हैं बारिश तो हम करेंगे, आर्टिफिशियल रेन तो हम करेंगे क्योंकि वो शेड्यूल में है दिल्ली में। ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूँ वो रेन करेंगे। आपको क्या पता वो क्या रेन करने वाले हैं? क्या वो केमिकल रेन नहीं कर सकते? क्या वो आपको बीमार करने वाला नहीं कर सकते? क्या वो ऐसी चीज़ आपके ऊपर नहीं छिड़क सकते बादलों के ऊपर जो आपको 2 महीने बाद बीमार करने वाली है कन्फर्म? वो आपको ऐसा नहीं कर सकते क्या? नहीं पता है, वो नहीं मालूम है ना। हाँ। तो हम आपको वो दूसरा पहलू बता रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। आपको किसने बताया आर्टिफिशियल रेन करनी चाहिए? आपका किसका आइडिया था ये आर्टिफिशियल रेन का? और तुम लोग मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक किए बिना तुम प्राइवेट व्हीकल्स के ऊपर बैन लगा रहे हो। अब एनजीटी की परमिशन चाहिए अगर हमको 2 पेड़ काटने हैं उसकी, लेकिन 2 लाख पेड़ काट दिए जाते हैं आंध्रा के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, हसदेव के अंदर, झारखंड के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पर तो कोई भी नहीं चल सकता है। मतलब यहाँ तक कि मतलब कावड़ियों के लिए अलग रास्ता बनाने के लिए कितने लाख पेड़ काटे जाएंगे, ये भी अखबारों में छपा यूपी के अंदर। मतलब हमको ये समझना चाहिए कि ये एनजीटी का ऐसा दोगला कैरेक्टर क्यों है। ऐसा समझना चाहिए जैसे डीआरटी का है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं षड्यंत्र नहीं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक चेहरा आपने देखा है, एक दूसरा चेहरा मैं दिखा रहा हूँ। आप दोनों में से जिसको मर्जी सच मान सकते हो ना। लेट अस एग्री टू बी डिसएग्री। ठीक है। और अब जो आपने रुपए वाला मसला पूछा था, रुपए के मसले पर आपने कहा था, देखो जो रुपया है ये असल में धन का एक वादा है, धन का एक प्रॉमिस है, और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि मैं धारक को 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, ऐसा कुछ बात है। मेरा रुपया असली क्यों है इसको समझिएगा। मैं भारत देश में रहता हूँ, भारत देश की मुद्रा रुपया है। जब भी मैं कोई चीज़ कमाऊँगा तो मेरे कमाने को यानी मेरी ऊर्जा को, जब मैं किसी को अपनी ऊर्जा दूंगा तो मेरी ऊर्जा का जो मापक है वो मैंने रुपये में रखा है, क्योंकि मैं भारत का आदमी हूँ। अमेरिका में होता तो डॉलर के होता। तो और जब मैं रुपया कमा रहा हूँ तो मैं क्योंकि अपने शुद्ध ऊर्जा दे रहा हूँ। शुद्ध ऊर्जा का मतलब ये है जो भोजन से मुझे मिली है, और भोजन में कहाँ से आई? वो सूरज से स्टोर हुई, नेचर से मिली हमको। तो वो ऊर्जा जो ही वो मैंने आपको दी। फॉर एग्जांपल मैं आपके घर पे दिहाड़ी करने आया, आपने मकान बनाना था, मुझे अपनी ऊर्जा दे करके मैंने, खाली हो गया ना मैं, तो मेरी ऊर्जा जो मैंने भोजन किया वो मैंने आपको दी, मैंने शुद्ध ऊर्जा दी आपको। अब उसके बदले में आप मुझे ऊर्जा ही देंगे तो बड़े चलेगा। यानी कि आप मुझे धन के रूप में, जैसे मुझे 6 महीने हो गया आपको मेहनत करते हुए, और मेरी टोटल जो 6 महीने की ऊर्जा का टोटल जो है वो उतना ही बनता है जितना आपके घर में खड़ी किसी गाय का ऊर्जा का स्टोर है। तो आप मुझे वो गायें दे दो 6 महीने की मेहनत के बदले में, या मुझे इतने किलो या इतने मन अनाज दे दो, या फिर आप मुझे इतना मन चावल दे दो, या मुझे आप इतनी दाल दे दो, या कुछ भी, एनीथिंग विच इज़ इक्वलेंट टू द सेम एनर्जी लेवल। तो ये सोच करके मैं कर रहा हूँ। अब जो मैंने ऊर्जा दी वो भी शुद्ध है, और जो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ उसकी भी शुद्धता की गारंटी होनी चाहिए। इसी तरह से जो सूर्य की ऊर्जा स्टोर होती है पूरी दुनिया के अंदर, जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में होती है, वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म है, वो एक तो डायमंड है, यानी कोल है। मतलब क्योंकि वो पेड़ों से बनता है और वो नीचे हजारों साल तक वो ऊर्जा स्टोर है। कोल में भी
फिर डायमंड में भी, और ग्रेफाइट तो उसका अलग दूसरा वो हो गया। लेकिन एक और धातु है गोल्ड, जिसमें सूर्य की शुद्ध ऊर्जा स्टोर होती है। तो इसीलिए पूरी दुनिया ने यूनिवर्सल करेंसी के रूप में गोल्ड को मान्यता दे दी, और फिर हर देश ने अपना अपना जब भी जो भी करेंसी जब डिक्लेयर किया, और उन्होंने कहा कि फिर हम एक ये जो मापक है, ऊर्जा का जो मापक है, एनर्जी एक्सचेंज जो आपस में करनी पड़ती है और हमें गोल्ड देना पड़ता है, क्यों ना हम ऐसा करें कि इसका एक स्टैंडर्ड बना दें कि इसका ये स्टैंडर्ड है और इस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही चलेगा। यानी अब मैं चाहे आपको असली में वो स्टैंडर्ड दूं, यानी सोना दे दूं, या उसके बराबर में एक पर्ची लिख के दे दूं कि भैया मैं तुम्हें इतना सोना देने का वादा करता हूं, तो वो भी पर्ची भी उस वादे में ही चलेगी। मान लो मैंने आपको पर्ची दे दी, बहुत बार हम लोग सामान लेकर आते भी हैं पर्ची पर, वो उस पर्ची की वैल्यू उस सामान के बराबर होती है। तो आरबीआई क्या करता है, जो भी हम असली ऊर्जा इकट्ठी करते हैं पूरी दुनिया में, पूरे देश में, असली ऊर्जा का मतलब ये हो गया, यानी जैसे कि आप ये समझो, असली ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आ गया कि मैंने अनाज बोया, अनाज उगाया, मतलब एक दाने से 100 दाना 1000 दाना बना लिया, या फिर मेरा पशु था, एक अगला पशु हो गया, या व्यक्ति था घर में मेरा, वो संसाधन बढ़ गया, मानव संसाधन बढ़ गया, या फिर मेरे यहाँ कोई कोल निकल आया, या कोई धातु निकल आई, या सोना कुछ भी निकल आया, तो मैं उसको भी अपनी कमाई के तौर पे मानता हूँ। या फिर मैंने अपने शरीर की ऊर्जा दी, यानी सर्विसेज, यानी गुड्स एंड सर्विसेज इसको मानेंगे। तो जो असली ऊर्जा है वो कितनी नई पैदा हुई, जो सर्कुलेट मार्केट में आएगी, उसी को हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बोलते हैं, कि नई इतनी प्रोडक्शन हुई। उत्पादन फैक्ट्री में नहीं होता है, फैक्ट्री में जो उत्पादन का पैमाना है वो है मैंने अपनी कितनी ऊर्जा दी, यानी मैंने कितनी सर्विस दी। तो उसके हिसाब से उस शुद्ध ऊर्जा का प्रतिरूप के रूप में, एक वादे के रूप में, जो बैंक है वो नोट छाप करके आपको देता है। यानी कि वो ऊर्जा आपकी स्टोर हो गई एक तरह से वहाँ रिजर्व बैंक में, और उसके बदले का नोट आपको मिल गया। यानी आपने ऊर्जा दी और उसके बदले में वो नोट घूम करके उसी के थ्रू आपके पास आ गया, यानी कि बैंक के थ्रू या उस मालिक के थ्रू जिसके यहाँ आपने ऊर्जा दी थी। तो दिस इज़ अ पॉइंट कि आपने जो मेहनत की है वो प्योर है और वो शुद्ध है और वो शुद्ध रूप में ही जमा है। तो आप भारत के 1 रुपये के बराबर, जब आपको 100 रुपया दिहाड़ी मिलती है अगर, तो आप 100 रुपया असली भारत का रुपया कमाते हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब है अब जो आपने रुपया कमाया है वो भारत के रुपये के मानक के बराबर कमाया है। जो मेरे दादाजी हैं, फॉर एग्जाम्पल, मेरे दादाजी के टाइम पर तो सोने की मुद्राएं थी ना, उस वक्त तो मैं अगर 100 रुपये देता तो 100 रुपये के बराबर का सोना मिलता ना। मान लो मेरे दादाजी ने वो नोट मेरे पिताजी को दे दिया और वो नोट मुझे दे दिया, तो आज भी अगर 40 साल पुराना नोट मिले तो वो मेरे दादा ने जी ने कमाया हुआ है, तो उसके बदले का सोना है ना। लेकिन जब बैंक में जाऊंगा तो उसे 100 रुपये में जमा कर लेंगे और वापस मुझे जो 100 रुपये का नया नोट मिलेगा उसके बदले कुछ भी नहीं मिलता। मतलब एक बात समझ में आ रही है, पुराने नोट के बदले में सोना है, नए नोट के बदले में सोना नहीं है, जबकि पुराना नोट वापस लेकर ही नया नोट दिया गया है। एक तो ये समझने की बात है। दूसरी बात, मैंने जो कमाया है वो ये समझाऊं कि जो सोना है जिसमें हम पहले ट्रेड किया करते थे, सोने से ट्रेड किया करते थे, जो भी हम चीज़ लेते देते थे, तो मतलब कोई चीज़ ली तो बदले में उतना अपना सोना दिया, और बाद में शायद वो बैंक में जाकर के जमा हो गया, उसके बदले में प्रॉमिसिंग नोट हम लोगों को दे दिए कि इसको बाजार में आप चलाइए। इसका मतलब है कि जो हम प्रॉमिसिंग नोट चला रहे हैं उतने उसकी एवज में, उसकी बैकिंग में वहाँ पे वो सोना होना चाहिए। उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मान लो आप किसी भी चीज़ के बिना, आप कहते हो कि नोट कैसे छपते हैं, अब वो बोलते हैं अब आजकल तो ये बुलियन करेंसी है, फ्लोटिंग करेंसी है और फिएट करेंसी है, ऐसे करके वो अनर्थशास्त्री जो है वो आपको बहकाएंगे वो कि ना ऐसे छाप लेती है सरकार। तो हमारा कई बार सवाल रहता है कि कुछ नियम तो होगा ना। उन्होंने कहा भी सरकार ने फलाने सन के बाद, 98 के बाद, 91 के बाद, कुछ भी एनी डेट कोई भी को, वो कह रहे हैं कि इतने तारीख के बाद आरबीआई ने सोना रखना बंद कर दिया, ठीक है, और नोट छापने शुरू कर दिया ऐसे बिना सोने के। अब मेरा सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन ये है, क्या उनको वो गोल्ड बैकिंग बंद करने का अधिकार प्राप्त था? अधिकार प्राप्त हो तभी तो करेंगे ना। भारत के संविधान में या आरबीआई एक्ट में या कहीं पर भी कानूनन या सैद्धांतिक रूप से क्या उनको अधिकार था? यदि उनको अधिकार नहीं था तो उन्होंने किस नियम के तहत और किस कानून के तहत ये सब बंद किया? अगर ये सवाल आपसे कोई पूछे
तो आपको जवाब मिलेगा। इवन ये किताब है ना, जो रुपया मूल्य का मापक शोषण का साधन, इस किताब में बकायदा भारत की सरकार ने, यानी कि मंत्रालय ने, सरकार तो नहीं कहूँगा, सरकार तो कुछ और होती है, हमको गलत पढ़ाया गया। अगर हम इसको डिटेल में जाते हैं तो यहाँ ये जो अनुक्रमिका है, क्रमणिका है, इसमें हमने दिया हुआ है 20 नंबर पेज पे जो हमने वो लगाई है RTIs, उनका जवाब दिया हुआ है। और उनके जवाब में मंत्रालय क्या कहता है, जब वित्त मंत्रालय से पूछा गया, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक, सबसे सूचना मांगी गई RTI के तहत। 19/6/2015 से लेकर 25/10/2023 तक सूचना मांगी है। यानी कि 8 साल तक इस सवाल के पीछे पड़े रहे, और 8 साल बाद जब सब मतलब CIC से डांट खाने के बाद जो वित्त मंत्रालय जवाब देता है, तो उसका उत्तर ये आता है कि हमारे पास वैध मुद्रा का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। मतलब एक तरह से यानी बैंक ने फ्रॉड किया। इसका मतलब है कि आपके पास सारी मुद्रा अवैध है। यदि आपके पास वैध मुद्रा का कोई दस्तावेज ही नहीं है कि कौन सी मुद्रा को आप वैध कहते हैं, कौन सी मुद्रा को छापने का आपके पास क्या अधिकार है, तो फिर इसका मतलब तो आपने सारा कुछ जितना भी ये गेम खेला लो देश की जनता के साथ, ये फ्रॉड था। तो हम सिर्फ यही तो बता रहे हैं कि आपने जो कमाया वो रुपया कमाया, उतना ही छापने का अधिकार रिजर्व बैंक को है। अगर उसके अलावा आपकी कमाई ऊर्जा के अलावा अगर बैंक छाप लेता है, जैसे कि मूलधन को ब्याज को वो मूलधन में जोड़ देता है और उसको फिर छाप लेता है, वो छापना गैरकानूनी है, सैद्धांतिक रूप से भी गलत है, और मतलब उनके पास अधिकार भी नहीं है। हमने इसके ऊपर भी सवाल पूछे हैं। अब रुपया भी छापने का अधिकार नहीं है उनको, जो छाप लिया है तो वो रुपया अवैध हो गया ना, सिंपल सी बात है। या तो कुछ ना कुछ नियम होना चाहिए। और फिर जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज, और जो मतलब आपकी असल कमाई भी नहीं है उसको भी छाप लेते हैं। और बड़ी बात पता है क्या है, आपको लगता है कि हम कोई सटके हुए आदमी हैं और पता नहीं चलेगा कि कैसे चलेगा। आपके पास वो चांदी वाला रुपया है क्या? चांदी वाला रुपया अगर नहीं है तो उधर उसमें रखा है बैग में, वो आप लाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने ये चांदी के रुपए तो हमने भी देखे हैं अपनी दादी के पास। आपने देखे तो हैं, लेकिन आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए, क्या कॉन्सेप्ट है। आप उस चांदी के रुपये को एक बार बैंक में ले जाइए। अभी अगर आपसे कोई, आप जा करके बैंक वालों से पूछोगे ना चांदी का रुपया हमको चांदी के रुपये में चाहिए, तो बैंक बोलेगा चांदी का रुपया तो बंद हो गया, ऐसा। अब आप क्या करिए, उस चांदी के रुपये को ले जाइए बैंक में और बोलिए मुझे जमा करना है। अगर वो बंद हो गया होगा तो बैंक लेने से मना करेगा, लेकिन बैंक लेने से मना नहीं कर रहा है। ठीक है, कमाल की बात ये है। अच्छा चलो, ये 2 आ गया। अब चांदी का रुपया बैंक लेने से मना नहीं कर रहा है, ले रहा है लेकिन दे नहीं रहा है। और लेगा भी तो कैसे देगा? जैसे अभी ये चांदी का रुपया है, ये 1928 का या ऐसे कुछ रुपया है, 18 का। अब ये चांदी का जो 1 रुपया बैंक में ले जाओगे ना, 1 रुपी इंडिया लिखा है इसके ऊपर, तो बैंक इसे 1 रुपये में लेता है। अच्छा, अब ये भी, इसको भी 1 रुपये में लेता है, और इस वाले जो ये नोट है इसको भी 1 रुपये में लेता है। और कमाल की बात ये है कि आपकी जेब में जो दूसरे नोट होते हैं ना, जैसे 100 रुपये का, 50 रुपये का, उनकी छपाई में भी कागज़ तो उतना ही लगता है, लगभग इंक भी लगभग उतनी लगेगी। इसका मतलब आप 2000 रुपये का नोट छापो या 100 रुपये का नोट छापो या 5 रुपये का छापो या 1 रुपये का, शाही उतनी लगनी है। तो फिर ये 1 रुपये का क्यों छपता है और 250 उनके क्यों छपते हैं? और रुपये भी कितने लगते हैं? एक नोट को छापने में लगभग 3 रुपये के बैंक नोट के बराबर का खर्चा आता है। यानी अगर 2000 का नोट छपा है, बैंक ने छापा है, तो उसे सीधे 1997 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यदि उसने 2000 रुपये का गोल्ड पीछे बैकिंग में नहीं रखा है। तो 3 रुपया खर्च करके 2000 रुपये की ऊर्जा खरीद ली आपकी उसने ना, और वैसे उसका क्या खर्चा हुआ? 3 रुपया, और आपकी ऊर्जा लगी 2000। अब ये 1 रुपया जब आप कमाते हो, इसको कमाने में भी आपको 3 रुपये की ऊर्जा देनी पड़ती है ना। तो फिर ये क्यों छापेगी सरकार? ये छापना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि असल में जब आप इसे लेकर जाते हो बैंक में तो भी 1 रुपये में जमा होता है। आप कागज़ उस वाला स्टील वाला लेकर जाओगे, लोहे वाला, वो भी 1 रुपये में लेता है, और ये चांदी वाला जाओगे तो भी 1 रुपये में लेता है। अब सिर्फ इस 3 ट्रांजैक्शन से ही देखो कितना बड़ा खेल होता है। इसको छापने में लगते हैं 3 रुपये,
और जो लोहे वाला रुपया है उसको छापने में लगते हैं लगभग 13 या 14 रुपए। लोहा लगा ना, उसकी कीमत है 13 या 14 रुपए, उसको छापने में, छपाई, लाना ढोना, उसमें टोटल कैलकुलेशन कर लिया। तो फिर वो सिक्का क्यों चलाया जाता है? 1 रुपए को चलाने के लिए 13-14 रुपए वाली धातु क्यों खराब की जाती है? और अगर इसको लेकर के जाते हो तो इसको बनाने में लगता है ऐसे ऐसे 1000, यानी अभी जाओगे सुनार के पास तो आपको इसके बदले में ऐसे ऐसे 1000 मिल जाएंगे, जबकि बैंक में 1 रुपए में ले रहा है। इसका मतलब जैसे ही बैंक ने ये लिया और वापस हमको ये दे दिया या डिजिट दे दी, तो आपके साथ 1000 गुना की ठगी हो गई ना होगी? और ये सरेआम हो रहा है आपके सामने। आप जाकर के बैंक से बोलो तो सही, इसकी कितने रुपए में लोगे? बोले 1 रुपए में। और यही चीज बाजार में 1000 रुपए में ले रहा है। तो बैंकिंग का इतना बड़ा फ्रॉड कॉमन सेंस सामने क्यों नहीं नजर आ रहा भाई आपको? और फिर दूसरी बात, क्या ये रुपया है? अगर ये भी 1 है और ये भी 1 है तो फिर दोनों में फर्क क्या है? यानी सिक्के वाला, कागज वाला, चांदी वाला, तीनों में फर्क क्या है? कि धातु का फर्क है। तो क्या धातु रुपया होती है कि नहीं होती है? तो फिर रुपया क्या होता है? रुपये का मानक क्या है? वो मानक है। मानक क्या है? गोल्ड है। तो रुपये में मौजूद सोने की मात्रा ही असल रुपया है। और वो कितनी है? वो 15 रुपये का 1 तोला सोना, ये है उसका स्टैंडर्ड है। तो 1 रुपये की जो कीमत बनती है वो 777 मिलीग्राम गोल्ड बनती है। 770 मिलीग्राम गोल्ड, जो 24 कैरेट का गोल्ड है, उसकी जो कीमत आज के टाइम पे बैंक नोट में लगभग 10,000 के बराबर होती है। यानी जब भी आप बैंक से कोई कर्जा लेते हो, जैसे ही आपने 1 रुपया लिया तो वो 10,000 रुपये छाप लेता है। यानी आपके साथ 10,000 गुना की ठगी हो रही है। देश के प्रत्येक नागरिक के साथ 10,000 गुना उसकी मेहनत लूटी जा रही है। तो ये देश समृद्ध कैसे होगा? कब होगा? ये रोजगार, ये बेरोजगारी, ये महंगाई, ये डिप्रेशन, ये कभी जाएगा? नहीं जा पाएगा। देश तो देखिए समृद्ध हो रहा है। मैं कई पेट्रोल पंप्स पे जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं सरकार के कि हमारी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी होने जा रही है वर्ल्ड की। हाँ, आपकी तो बात आप कैसे कह सकते हैं कि देश जो है समृद्ध नहीं है? देश में आज से पहले 20 साल पहले ना इतनी किसी के पास गाड़ी होती थी, ना घोड़े होते थे, ना इतनी कोठियाँ मकान होते थे, कुछ नहीं होता था। इतना कहाँ रुपया था, इतना कहाँ पैसा था? चलिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कितना कहाँ रुपया था, कहाँ पैसा था। आपने एक सवाल ये पूछा है, और दूसरा आपने पूछा है इतनी सारी गाड़ियाँ हो गई हैं और इतनी सारी समृद्धि और 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी। देखिए, देश समृद्ध होता है जब उसके लोग समृद्ध होते हैं। लोगों की समृद्धि के बिना देश की समृद्धि की परिकल्पना एक बकवास है कोरी, उसको समझ लेना बड़ा ज़रूरी है। देश में जैसे हम 10 लोग बैठे हैं, हम 10 लोगों के पास 10,000 रुपया है, तो हम सबके पास अगर 1,000 रुपया है, एक तो तरीका है ये कि ये परिवार समृद्ध है और इस परिवार में सबके पास 1,000 रुपया है और टोटल 10,000 रुपया है। और एक तरीका ये है कि सिर्फ आपके पास 10,000 रुपया हो और बाकी सब कंगले हों। तो अभी भी परिवार के पास तो 10,000 रुपया है, लेकिन वो जिसके पास है वो दबा के बैठा है, मैं दूंगा नहीं, तुम लोगों को बिल्कुल नहीं दूंगा, तुम चाहे भूखे मरो चाहे कुछ भी करो, तुमको ये रुपया नहीं दूंगा। तभी भी अभी भी पूरे परिवार के पास तो 10,000 रुपया ही है, लेकिन वो बाकी के तो सारे नंगड़ है ना, नो। तो असल क्या हो रहा है कि देश में सिर्फ 8-7 लोगों के पास 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है। आप तो सब कर्जे में बैठे हो। गांव पूरा का पूरा, देखो कमाल की बात क्या है, किसी गांव में चले जाओ, मैंने तो अपने गांव में रिसर्च किया और दूसरे गांव में करते हैं, प्रत्येक गांव का प्रत्येक किसान अपनी ज़मीन को गिरवी रखे बैठा है बैंकों में। और वो भी ऐसे रखे बैठा है कि 40 लाख कीमत है जिस ज़मीन की 1 एकड़ की, उसको 40,000 रुपये में, 50,000 या 1 लाख रुपए में बैंक में KCC बनवा रखा है। यानी 1 लाख रुपए में 40 लाख रुपए का सामान उन्होंने गिरवी रखा हुआ है। इस लेवल पे तो कर्जदारी है। जितने मकानों की बात आप कह रहे हो, पहली बात यह है कि मैक्सिमम मकान कर्जे पर हैं इस वक्त। और इससे भी आगे चले जाओ, कर्जे की कहानी को भी मैं देख लूँगा। ये जो 3 ट्रिलियन इकॉनमी है ना, इस 3 ट्रिलियन के बदले में आता क्या है वो देख लो आप। अगर आज से 20 साल पहले मेरे गांव में एक ज़मीन का जो टुकड़ा है, 1 एकड़ का टुकड़ा, लगभग 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 2 लाख रुपए में, 1 से 2 लाख रुपए में आता था। मतलब नदी किनारे 1.5 लाख रुपया और दूर चले जाओ तो 1 लाख रुपए का 1 एकड़ ज़मीन आती थी। अभी वो 50 लाख रुपए में आती है। ज़मीन उतनी ही है, अनाज उतना ही पैदा करती है, सब कुछ उतना ही पैदा करती है। तो अब 30 लाख और 50 लाख कैसे हो गया? देखो कमाल की बात यह है कि पहले उस ज़मीन को खरीदने के लिए मेरा 1 लाख रुपए कमाने वाली मेहनत लगती थी, और अब मुझे वो खरीदने के लिए 50 लाख की मेहनत लगानी पड़ेगी।
तो यानी कि वो देश के प्रत्येक नागरिक के लिए महंगा हो गया है। फिर रही बात मकानों की बात है, मकान सारे के सारे लोन पर हैं, तो बैंक ने यदि आपको 1 लाख रुपए का लोन दिया है तो उससे 10,000 गुना नोट छाप करके अडानी को दिए हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जितना आपके पास पैसा आता चला गया उसका 10,000 गुना अमीरों के पास आता चला गया, क्योंकि उतने नोट वो छाप लेते हैं और डोनेशन करके वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्लांट करते रहते हैं। तीसरी बात जो आपने कही है कि पक्के मकान नहीं होते थे, इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है भाई। वो ये ज़रूरी है कि आज से 4,000-5,000 साल पहले की सभ्यताएं पता चलती हैं कि 4500 साल की सभ्यता मिली हमको मोहनजोदाड़ो की, और ये हिंदू घाटी की सभ्यता, और इधर हमारी राखी गढ़ी में भी मिली, और वहाँ पता चला कि वहाँ पर पक्की ईंटों के मकान पाए जाते थे। इसका मतलब 5,000 साल पहले हमारे पुरखे पक्की ईंटें बनाना जानते थे। तो ऐसा क्या था कि उन्होंने पक्की ईंटों से वापस कच्चे झोंपड़ों में जाना तय किया, वापस जंगली खेती करनी तय की, कि वो चीज़ सरवाइव नहीं कर पाएगी। आज भी किसी अमीर को जब कोई मकान बनाता है और 500 गज में अगर मकान बना रहा है वो, या 1000 गज में, या किसी 1 एकड़ 2 एकड़ के ऐसे फार्म हाउस बनाता है, तो आपने देखा होगा कि वो अपना घर जो दुनिया को दिखाना है उसको सजाने के लिए पैसा खर्च करता है बहुत ज़्यादा, पर जो उसी मकान में पीस वाली जो जगह मिलेगी वो झोंपड़ी की टाइप में मिलेगी, कोने में, वो कच्ची मिट्टी की, और वहाँ बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, और वहाँ खुली हवा के लिए वो जगह रखा हुआ है। मतलब उन्होंने अमीरी की निशानी जो है वो कच्ची झोपड़ी रखी हुई है। ये कॉमन सेंस हमारा कब जागेगा इस बात को समझने के लिए, ये बड़ा कमाल की बात है कि पक्का मकान समृद्धि की निशानी नहीं है। पक्का मकान इस बात की निशानी है कि आपने कितने पहाड़ काट करके वो ईंट, सीमेंट, बजरी, तो कोलतार और रेत वो सब आया होगा आपके वहाँ उस मकान को बनाने के लिए, कितने ट्रक चले होंगे, कितना पोल्यूशन हुआ होगा, वो सब होकर के वो सारा पोल्यूशन आपके उस मकान में है एक्चुअली। और अब वो मकान इतना तपता है कि अब उस मकान में आप बैठ नहीं सकते जब तक आप परमानेंट पर्यावरण का नुकसान ना करो। उसके लिए एसी चाहिए। हाँ, पर्यावरण परमानेंट मतलब जब तक आप उस मकान में रहोगे तब तक आप पर सेकंड पर्यावरण का नुकसान करोगे। वो एक समृद्धि की निशानी यदि आप इसे मानते हो। प्रकृति का विनाश करके किया गया कोई भी विकास में सही नहीं मानता इंसान के लिए। आप तो इसे मानते होंगे तो डॉक्टर बराहरा आप ये चाहते हैं कि दुनिया जितनी आगे निकल चुकी है, हम लोग गांवों से निकल के शहरों में आ गए और शहरों में बड़ी बड़ी चीज़ें कर ली, प्रोडक्शन बहुत चीज़ों का हो गया, हर चीज़ अवेलेबल है इजली हम लोगों को। अब आप चाहते हैं कि वापस जो है उसी तरह से लोग गांव में चले जाएं या गांव आधारित वो जो उस सिस्टम में चले जाएं। मैं वापस नहीं कह रहा हूँ। देखो भाई, मैं सही की बात कह रहा हूँ। सही क्या है, गलत क्या है, ये देखना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताइए, आप शहर में रहो या गांव में रहो, मैं ये चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहने के लिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी सोना पड़ेगा। स्वस्थ रहने के लिए आपको ऑर्गेनिक खाना पड़ेगा। स्वस्थ रहने के लिए आपको शुद्ध हवा लेनी पड़ेगी। स्वस्थ रहने के लिए आपको पैदल चलना पड़ेगा। स्वस्थ रहने के लिए आपको प्रकृति में काम करना पड़ेगा, नंगे पैर रहना पड़ेगा, और बिना एसी के रहना पड़ेगा, और हवा मतलब आपके पसीना निकलना चाहिए। ये अगर आपके शहर में पॉसिबल है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शुद्ध हवा, ऑर्गेनिक खाना तो पॉसिबल लोग बनाते हैं, उसके लिए और जिम जाते हैं और पैसा खर्च करते हैं। और बंद कमरे में जिम जाना मतलब शरीर की मेहनत छोड़ करके और वो काम करना जिससे आपकी पूरी बॉडी स्टिफ रहती है। जिम गए हुए लोगों की कभी बुढ़ापा देखना, सारी बॉडी पेन करती है उनकी। और काम करे हुए लोगों का बुढ़ापा देखना कि एकदम मस्त रहता है, 90-90 साल तक फिट होकर के आखिरी सांस तक ऐसे मस्त जी के जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 45 साल में पैरालिसिस वाली ज़िंदगी चाहिए, या डिप्रेशन वाली ज़िंदगी चाहिए, या फिर एकदम हंसी ठट्ठा और मज़े वाली ज़िंदगी। आई डोंट केयर कि आप उसको पीछे जाना बोल रहे हो कि आगे जाना बोल रहे हो। मैं सही जाना की बात कर रहा हूँ। पीछे जाना तो मैं इसलिए कह रहा था कि आज भी लोग जब मान लो 10-20 साल 15 साल कोई गांव छोड़ के शहर में आया और यहाँ उसने देख लिया, परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, बच्चे भी परेशान हो गए, वापस चलते हैं गाँव। लेकिन जब गाँव में जाते हैं तो उनको वही सुनने को मिलता है, उनको फीलिंग आती है कि लोग लौट के बुद्धू घर को आए। हाँ, उसका रीज़न ये था ना, सबसे पहली बात आपने क्या किया, क्यों थे? हाँ, नहीं, आपने जो किया ना, आपका पहला स्टेप ही गलत था, आपका और मेरा, सबका। मैं भी शहर में रहता हूँ, मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ। जब मैं शहर में रहने वालों को कोसता हूँ तो मैं जब गांव छोड़कर गया ना, तो मैं इसलिए छोड़कर गया था क्योंकि मेरे घर वालों को ऐसा लगा था कि गांव में कुछ भी नहीं रखा है।
और गांव में कोई सुविधा नहीं है। शहर गया था गांव को छोड़ करके कि गांव में कुछ है नहीं, तो गांव की मिट्टी मेरे को पोषण नहीं दे पा रही है, तो मुझे शहर चला जाना चाहिए। शहर में अधिकतर तो लोग काम के लिए गए शहर कि तो पढ़ाई के लिए नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। अभी आप देखिए थोड़ा सा रोजगार नहीं है। इसी चीज़ को फिर से समझना पड़ेगा, कॉमन सेंस के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। एक स्कूल खुलता है, अगर शहर में खुले या गांव में, बराबर मेहनत लगेगी, बराबर जगह का इस्तेमाल होगा, बराबर टीचर की सैलरी देनी पड़ेगी। तो मंत्रालय जो है, शिक्षा मंत्रालय, HRD मिनिस्ट्री, शहर के स्कूल को सुविधा क्यों दे रही है और गांव वाले को क्यों नहीं दे रही है? उतना ही लगेगा ना। और अगर वो व्यक्ति गांव से शिफ्ट होकर शहर आएगा तो उसे पूरी इकॉनमी को बदलना पड़ेगा और अपराध भी बढ़ेगा। ये भी देखिएगा, लोकल आदमी अपनी जो पैतृक जगह है वहाँ कभी अपराध नहीं करता है, इवन चोर भी अपने आसपास चोरी नहीं करता है, ये ना। तो अपराधी हमेशा दूसरी जगह ढूंढता है। इसका मतलब जैसे ही आप पलायन करवाओगे किसी को, मतलब अपराध बढ़ाने के लिए आप माहौल तैयार कर रहे हो अपराध बढ़ने के लिए। मुझे क्या दिक्कत होएगी अगर आपका माहौल ख़राब होएगा आपके गांव का, या किसी को भी क्या दिक्कत होगी? मतलब ये हुआ कि हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस तो ये देखना पड़ेगा कि भाई शहर में शिफ्ट होना समस्या का समाधान नहीं था, अब शिफ्ट हो गए हैं। अब देखो, क्या यही ज़िंदगी जीने आए थे? मतलब सुबह से लेकर रात तक ऐसे कुत्ते की ज़िंदगी जी रहे हैं जिसके गले में नौकरी का पट्टा पड़ा हुआ है, और उसमें आप ना तो परिवार को समय दे पा रहे हो, ना सेहत आपकी ठीक रह पा रही है, सेहत के लिए आप समय दे पा रहे हो शरीर को, ना ही आध्यात्मिक किसी काम के लिए दे पा रहे हो। तो EMIs भरने में जा रहा है। और उससे बड़ी बात ये हो रही है कि 40-45 साल तक EMIs भरते भरते आप इतने बीमार कर लेते हो खुद को कि अब उसको ठीक करने के लिए आपको फिर से EMIs लेनी पड़ती हैं, फिर आपको मेडिकल वो करना पड़ता है। तो जितनी कमाई है वो सारी की सारी कंपनियों को देना चालू करते हो 45-50 के बाद, और फिर एक दिन खाली होकर के बैठ जाते हो। मैं आपको वापसी कहीं जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल सही दिशा में जाने की बात कर रहा हूँ। आपको यहाँ तक आना था, बाई चांस आप रास्ते में सीधे निकल गए होते, अगली सड़क पे आगे चले गए होते, और किसी से पूछते कि भाई हमको वहाँ जाना है और बताइए वो कहाँ है, और वो कह देते कि भाई वो तो पीछे, आपको यू टर्न करना पड़ेगा, गलत रास्ते आ गए आप। तो फिर क्या बोलोगे कि नहीं भाई अब तो आ गए हैं तो अब तो सीधे ही जाएंगे? ऐसे थोड़ी कहोगे, गलत आ गए तो जहाँ जाना है वापस जाना पड़ेगा। तो आप अगर गलत रास्ते, देखो आपने पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई अपने बच्चे को कि आपके बच्चे बेरोजगार होने लग गए, आपने ऐसी तरक्की की कि आप बीमार ज़्यादा होने लग गए, आपने इतनी फ्रीडम पूरे परिवार को दे दी कि बच्चे माँ बाप से बात करना भूल गए और घरों के अंदर रिश्ते टूटने शुरू हो गए, सामाजिक दूरियां बढ़ने लग गई, आदमी का आदमी से भरोसा उठ गया, चोरी बढ़ गई, अपराध बढ़ गए, नशा बढ़ गया। सामाजिक दूरी से मुझे याद आया यानी जी, हाँ, गाँव समाज में पहले किसी को कोई दिक्कत अगर होती थी तो गांव समाज मिलके उसको समाधान कर देता था। हाँ। लेकिन अब आपसी में ये होगा कि किसी को भी परिवार में किसी कोई प्रॉब्लम में है, दुख में है, तकलीफ में है, तो परिवार का आदमी ही साथ नहीं खड़ा हुआ है। कारण क्या है इसका? वो परिवार टूटा क्यों? इसी पे तो जानने की जरूरत है ना। मैं जो सही जाने की बात कर रहा हूँ, भाई हमारे पास तो रुपया है, हम तो सारी प्रॉब्लम रुपये से दूर कर लेंगे अपनी। हो नहीं रही ना, लेकिन कोई अगर हो रही होती तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी कभी अलग क्यों होते? अगर पैसे की प्रॉब्लम, अगर पैसा, वो तो पैसे की वजह से अलग हुए। नहीं, पैसे की वजह कम थोड़ी था ना था, कम थोड़ी ना था। बात तो ये है, यानी जो इतने नेता लोग ये इतने अपराध कर रहे हैं, इनके पास कमी है क्या किसी चीज़ की? अडानी जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कमी है क्या किसी चीज़ की? सारे मीडिया हाउसेज खरीद लिए, सारे मंत्री खरीद लिए, सारे MLA खरीद लिए, सारी सरकारों को खरीद लिया, अभी भी नहीं भर रहा है उसको। अब उसको अभी गैस भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, सोलर भी चाहिए, उसको रेलवे भी चाहिए, गोदाम भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। मतलब वो भर नहीं रहा उसका, मतलब पैसा समाधान नहीं है, ये तो पता है उसको। और जो गांव का आदमी है ना, उसको भी पता है ये। हम जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, आज आपको बात समझ में आई तो एक बार बताना चालू कर दो कि जिधर जा रहे हो गलत है, इस रास्ते से तुमको वापस आना पड़ेगा। भले ही आप आज वापस नहीं आ रहे हो हमारे कहने से, लेकिन एक दिन आप आओगे, ये तय है। तो ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि वो आओगे एक दिन। हाँ, आप मतलब इस चीज़ को ये कहने लग जाओ कि भाई देवेंद्र तो ये कह रहा है कि वापस आने की बात कर रहा है, तो मैं वापस आने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सही रास्ता खोजने की बात कर रहा हूँ बेसिकली। और जिसको भी बात समझ में आ रही है, मुझे नहीं लगता किसी ने भी मुझे ये कहा हो कि आप वापस आने की बात कर रहे हो।
मैं कह रहा हूँ आपकी मिट्टी, आपकी जो गाँव की मिट्टी है, केवल वही आपका पोषण कर सकती है, शहर आपका पोषण नहीं कर सकता। अच्छा चलिए, लास्ट में मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा। जितने भी लोग ये बैंकिंग सिस्टम में लोन के जाल में फंसे हुए हैं, उनको क्या आप सलाह देते हैं कि वो इस झंझट से, इस जंजाल से निकल सकें? क्या उनको ऐसा करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखनी पड़ेगी कि आपकी आत्मा को मारने के 4-5 तरीके हैं। किराए के कमाई जब आप खा रहे हो, झूठ की कमाई जब आप खा रहे हो, औरत की कमाई जब आप खा रहे हो, रेंटल इनकम आप खा रहे हो, और ब्याज की कमाई आप खा रहे हो, और पैसे के लिए अगर आप शरीर बेच रहे हो, वो काम हराम की कमाई में आता है। इसमें एक बड़ा काम ब्याज की कमाई का भी आता है। तो यदि आपने लोन ले रखा है, सबसे पहली बात, कोई भी दोस्त, दुश्मन, भाई, मित्र, कोई भी आदमी जो लोन लेने की वजह से परेशान है, रिकवरी वालों की वजह से, सबसे पहला संदेश तो ये है कि अभी 3 दिन पहले भी मैंने नोएडा में एक खबर सुनी थी, एक पति पत्नी ने जहर खा लिया था। लोन ज़्यादा था, 35-40 लाख रुपए का, रोज़ कहीं ना कहीं होता है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आत्महत्या मत कीजिए, सबसे पहली बात तो ये है। इससे अच्छा तो जेल चले जाइए उस रिकवरी वाले की टांगें तोड़ करके। इससे अच्छा तो मतलब प्रताड़ना सहन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो जान मत दीजिए। दूसरी बात, हमारा एक नंबर है 7696627656। इस पे आप अपना नाम व्हाट्सएप कर दीजिए, हम बड़े परेशान हैं। आपके पास पूरा वो आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन मैनुअल आ जाएगा कि आपने अपने लोन के लिए कौन सा फॉर्म भरना है। हिंदी में वो फॉर्म भर दीजिए सही जानकारी के साथ, तो एक आवेदन आपके पास आ जाएगा। वो आवेदन आने के बाद आपने निडर इंडिया चैनल पर रुपए से संबंधित वीडियोस जो है ना वो देख लेनी है, जिससे कि उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि रिकवरी वाले अगर आपको प्रताड़ित करें तो आपको क्या क्या सवाल पूछने हैं, वो आवेदन भेजने के बाद। और ये किताब है, रुपए को समझने के लिए ये किताब ज़रूर मंगवा लीजिए, मतलब एक किताब आप ये मंगवा सकते हैं। और फिर रिकवरी वालों से सवाल जो एक्चुअल पूछने हैं, जो आपको पता होना चाहिए। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि रिकवरी वाला आपसे पूछे बिना, आपसे अपॉइंटमेंट लिए बिना आपके घर नहीं आ सकता। अगर बिना अपॉइंटमेंट के आया है तो भगा सकते हो लठ मार के भी। आपके घर में घुसे हुए आदमी को अपने जान की रक्षा करने के लिए आप टपका भी सकते हो। आत्मरक्षा में किया गया कोई भी हत्या नहीं होती है, उसमें आप बाइज्जत बरी होगे क्योंकि आपके घर आया है वो। दूसरी बात, वो वर्किंग आवर के अलावा आपको कॉल नहीं कर सकता। वर्किंग आवर के अलावा कॉल कर रहा है तो उसको सुना दो, उसकी कॉल कर दो आरबीआई में, उनका जो लाइसेंस है डीआरए का, वो लाइसेंस ही रद्द हो जाएगा। वो आपसे फ़ोन पर बदतमीज़ी नहीं कर सकता। बदतमीज़ी कर रहा है तो रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके आरबीआई को कंप्लेंट कर दो कि इस बैंक से एक बंदे का कॉल आया था, वो बैंक अपने आप समझा देगा उनको। एक मेल करोगे उसी में सेट हो जाएगा, या फिर ट्विटर पे करना सीख जाओ, या फिर ये आवेदन लगाना सीख जाओ। सबसे पहली बात, प्रताड़ना में आकर के आपने जान नहीं देनी है। पहली बात तो यह है। फाइट करने के लिए यदि आप तैयार हो और आप दोबारा लोन के चक्कर में नहीं फंसने का वादा करते हो, तो फिर हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। मतलब आपको फाइट करना है इस फ्रॉड के खिलाफ, क्योंकि ये फाइट जो है पूरे देश को कर्जे से मुक्त कराएगी। और लेकिन आपका असिस्टेंस सब जगह पहुंच जाएगा क्योंकि पूरे भारत नहीं, हमारा असिस्टेंस क्या, ये ऑनलाइन असिस्टेंस है, वो हो गया। अब आपको जानकारी है वो ऑनलाइन मिल जाएगी कि आपको कहना क्या है। अब रही उनकी गुंडागर्दी से बचने की बात, वहाँ तो आपको देखो लीगल और डॉक्यूमेंटेशन में हम आपकी मदद कर देंगे, लेकिन आपको उनकी गुंडागर्दी से लड़ना है, फिर आपको अपनी टीम तैयार करनी पड़ेगी, वो आपको लोकल करनी पड़ेगी। हमारा असिस्टेंस कोई हम रोड साइड असिस्टेंट देने वाले लोग तो है नहीं कि आपके साथ कोई हो गया तो हमारा आदमी वहाँ पहुँच जाएगा ना। हम लोग केवल आपको तो एक ये भी ध्येय रहता है ना कि भाई आप गए जिसके ऊपर लोन है, वहाँ जाके चीखने चिल्लाने लगे, अपना वो बेइज्जती करते हैं ना, बेइज्जती करते हैं आसपास चार लोग। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि आपको सबसे पहले तो यही देखना है कि आपको फाइट करनी है। पहला आपका उद्देश्य फाइट करने का है, तो फाइट करने वाले लोगों को इज्जत बेइज्जती का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। भाई हमें भी कहना, आप बलारा जी पैसे तो जो लिया है वो लोग कहते हैं देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा पैसा, तो हम कब कहते हैं भाई हमें पैसा ही आपने फ्रॉड दे रखा है। हम कब मना कर रहे हैं कि आप देना, हम मना कब कर रहे हैं? आप एक बात बताइए, चलिए एक सिंपल सी फंडा है, आपने जो लोन लिया है उसके अंदर जो आपने अग्रीमेंट किया है, उस अग्रीमेंट में ये अग्रीमेंट हुआ है कि बैंक ने जो आपको दिया है वो 6 लाख रुपया दिया,
मतलब 10 लाख बोल देते हैं अब, क्योंकि पहले 6 लाख बोलते थे, तो क्योंकि 60 रुपये के बराबर, 6,000 के बराबर है। हम बोलते 10 लाख रुपया मान लो आपने लोन लिया, तो बैंक ने एग्रीमेंट में 10 लाख रुपया लिखा हुआ है, उसने आपके खाते में ट्रांसफ़र क्या किया, 10 लाख रुपया ट्रांसफ़र किया। डिजिट नहीं, 10 लाख रुपया ही लिखा, तो रुपया ही ना। हाँ। लेकिन जब आप उसे बैंक में लेने गए, जब निकलवाने गए उस 10 लाख रुपए को, तो वो 10 लाख रुपए के बैंक के नोट निकले, लिखा हुआ वहां रुपया है, निकल रहा बैंक का नोट है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर रुपया और बैंक का नोट, कहने का मतलब ये है कि बैंक ने ये नहीं लिखा कि मैं आपको रुपए का नोट दे रहा हूँ, हाँ, नोट दे रहा हूँ, उसने लोन रुपए में दिया है, और मैं जो चुकता कर रहा हूं वो भी रुपए में कर रहा हूं, क्योंकि मैं असली मेहनत करके आपको पे कर रहा हूं। रुपए में लोन दिया है, रुपए में ही मैं चुकता कर रहा हूं। अब मुझे बीच में पता चला है कि उस रुपए में तो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि मेरे रुपए की वैल्यू तो गोल्ड के हिसाब से 10,000 बैंक नोट के बराबर है, 1 रुपए की वैल्यू। ओके, ठीक है, तो 10 लाख रुपए के लोन का मतलब हो गया 100 रुपया, यानी कि जहां बैंक ने आपको 10 लाख रुपए दिए होते तो उसके मानक के बराबर का गोल्ड मिला होता। अब आपको 10 लाख रुपए के बैंक नोट दिए हैं, तो उनमें उतना ही सोना आता है जितना मेरे 100 रुपए में आता है मानक के हिसाब से। तो मुझे क्या लगा कि तो 100 रुपया ही दिया है हरामियों ने, 10 लाख रुपया कह करके 100 रुपए के बराबर का सामान दिया, यानी 10 लाख में जितना सामान आज आ रहा है 10 लाख रुपए के बैंक नोट में, उतना 100 रुपए में आना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं, अब मुझे ये डाउट हो गया फॉर एग्जांपल, तो मैंने डाउट क्लियरेंस के लिए आवेदन लगाया बैंक के पास कि भाई मुझे डाउट हो गया कि तुमने मुझे दिया कुछ था और तुम मुझसे ले कुछ और रहे हो। वो अगर बैंक ने गलती नहीं की है, अगर बैंक ने फ्रॉड नहीं किया है और मेरा डाउट है, तो बैंक उसको बता देना स्पष्ट कि हमने आपको रुपया दिया है, ब्लैक एंड वाइट बता दे भाई, ये मेरे पास, ये मेरे जो था बैलेंस शीट में इतना रुपया था मेरे पास पहले, और मैंने तुमको इतना लोन दे दिया है। भाई बैंक आपको लोन देगा, उसके पास वो पैसा होना चाहिए ना, वही तो देगा। बैंकों ने आपको इतना लोन दे रखा है जो उनके पास है ही नहीं है, तो जो है नहीं वो दिया कैसे, मुझे समझ से बाहर है। मैं यही क्लियर कर रहा हूं कि तुमने जो दिया वो तुम्हारे पास था या तुमने ऐसे ही दे दिया, मतलब तुमको क्रेडिबिलिटी, मतलब वो ऐसे कर दिया जैसे कह दिया जा मैंने तुझे कर्जदार किया, अब तुझे मेरे 20 लाख रुपए देने हैं, मतलब तथास्तु कह करके 20 लाख का कर्जदार बना दिया, और अब आप पूरी जिंदगी उसकी ईएमआई उतारने पर लगे पड़े, और जो दिया वो कुछ भी नहीं है, नहीं दी गई तो वो चीज उसकी आपने, मतलब 20 लाख में से 19 लाख भी दे दिया, हाँ, और 1 लाख देना चुक गया तो वो आपका मकान वो उठा लेगा आपका, तो आपका उठा। मैं जो कह रहा हूँ वो यही कह रहा हूँ कि भाई पहले एक बार ये पता तो कर लो कि जो बैंक नोट की वैल्यू है और जो रुपए की वैल्यू है वो सेम है या अलग अलग है। अगर वो सेम है फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो अलग अलग है तो फिर बैंक ने फ्रॉड किया है। यही जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं, ठीक ठीक ठीक, क्लैरिटी के साथ। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बता दीजिए राज, टाइम पे अलग अलग करेंसीज चलती रही हैं, कभी कौड़ी चली है, कभी कोई सी करेंसी है, कभी कोई सा धन जो है प्रचलन में आया है। अभी जो फ्यूचर करेंसी जिसको हम बोल रहे हैं, ये क्रिप्टो करेंसी, जिसमें सरकार का कोई लेन देन, मतलब उसका कोई लेना देना होता नहीं है, तो ये फ्यूचर है, इसको कैसे देखते हैं? ये फ्यूचर नहीं है, ये ट्रांजिशन स्टेट के करेंसी है, जिसमें आप रुपए से ज़्यादा डिजिटल मनी को प्रेफर करने लग जाओ, और धीरे धीरे आप अपने जो एसेट्स हैं उनको डिजिटलाइज कर दो, और डिजिटल फिर वर्ल्ड से वो पैसा भी गायब हो जाए। तो अल्टीमेटली आपको कंगाल करने के लिए क्रिप्टो करेंसी लाई गई है। बेसिकली फ्यूचर नहीं है क्रिप्टो करेंसी। असल जो करेंसी है जो फ्यूचर में ये लेके आना चाहते हैं वो CBDC है, और हम जिसका विरोध कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं कैश, बल्कि स्टैंडर्डाइज्ड कैश ही एकमात्र इसका सलूशन है महंगाई, बेरोजगारी और लूटपाट का। तो ये CBDC लाना चाहते हैं जिसमें सब कुछ डिजिटल नंबर, जिसको सोशल क्रेडिट स्कोर के नाम से जाना जाएगा, उस हिसाब से चलने का योजना है, और उसी को लाने के लिए क्रिप्टो तक लेकर जा रहे हैं। तथा अभी आपको क्रिप्टो में बहुत सारा फ़ायदा दिखाएंगे। आमतौर पे शुरू से लेके अभी तक ऐसा ही होता आया है, चाहे बच्चों को लगने वाली वैक्सीन्स का ले लो आप, चाहे आपके पेस्टिसाइड आपको दिया जब उन्होंने, जब आपको हाइब्रिड बीज दिए, जब DAP यूरिया दिया, सब जगह सब्सिडीज़ दी, अभी फिर ड्रोन दिए, फिर केमिकल्स दिए, ड्रग्स दी, दूसरे ऑपरेशंस दिए, और कंप्यूटर दिया, और पॉली हाउस दिए, सब पे सब्सिडी जिन जिन चीज़ों के ऊपर दी, वो अल्टीमेटली किसी पुरानी अच्छी चीज़ को ख़त्म करने के लिए नई चीज़ के ऊपर सब्सिडी दी है। तो अभी आपको ये क्रिप्टो में बेनिफिट भी इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना
जो असल धन है उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट कर सको। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी है ज़मीन बेचकर भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत प्रॉफिट हो रहा है कि बाद में ज़मीन खरीद लेंगे। कुछ लोग ज़मीन गिरवी रख के, कुछ लोग गोल्ड गिरवी रख के, कुछ लोग कुछ करके क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो इस एक बार जब वो सब बिल्कुल, क्योंकि रियल टाइम आपका डेटा वहाँ जा रहा है एल्गोरिदम में, तो पता लग रहा है कितने लोगों के पास कितनी ज़मीन अपनी बची हुई है। और जैसे ही वो कर लेंगे उस दिन साइबर अटैक आएगा और फिर सब खत्म। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका में हुआ था अभी कि लोगों के बैंक बैलेंस ज़ीरो हो गए, लेकिन लोन का जो पेमेंट था वो एज इट इज़ पेंडिंग पड़ा हुआ था। चलिए बलहारा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बहुत धन्यवाद बहुत जी। अच्छा बताया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र बलहारा। इन मुद्दों पर आपको ज़रूर समझ में आया होगा कुछ बातें। बाकी कोई मुद्दा अगर रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए हमें। हम अगली बार कोशिश करेंगे डॉक्टर देवेंद्र बलहारा से फिर से बात करने की और मुद्दों को समझने की और आपकी क्लैरिटी को पूरा करने की, आपके क्वेश्चंस को सही जवाब मिले उसकी हम कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।